हाँ तो हेलो दोस्तों, आज हम टेंथ का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द है। तो हम जल्द ही इसको स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगले VVI क्वेश्चंस को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के ये हुए। तो पहला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किनकी है? तो यह जो उक्ति है यह कालिदास की है। यह जो उक्ति है वह कालिदास की है। लक्ष्मी खाली स्थान कहानी की केंद्रीय पात्र है। यानी लक्ष्मी जो है वो किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। गुणवाचक के विशेषण है, यानी इनमें से कौन सा विशेषण गुण को दर्शाता है? तो अच्छा जो है ये गुणवाचक विशेषण है। आगे की जो क्वेश्चन है उन पर हम गौर करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। कि चौथा नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो आप इसको याद रखिए। VVI हो सकता है वाघपति। वाघपति जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 10 नंबर तक आ सकता है। तो आप लेखक और उनकी लिखी हुई जो भी है कविता कहानी जो भी, उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और वह निबंध है, कहानी है या क्या है, इसको ज़रूर याद कर लें। ये आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है। यह पंक्ति जो है किनका है? तो यह पंक्ति जो है दिनकर जी का है। यह पंक्ति दिनकर जी का है। ठीक, उसके बाद पंडित बिरजू महाराज का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ। यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो उनका जो जन्म हुआ था 1938 में हुआ था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से श्रृंगार जो है अशुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपिंजिक विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो उन्होंने 18 वर्ष के जब थे तब इस विद्यालय में यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रारंभ किया अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो ओविनियो है। ठीक, जित जित में निरखत हूँ पाठ की विधा है। जो जित जित में निरखत हूँ वह पाठ एक साक्षात्कार है। आगे चलते हैं और आगे क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। हिरोशिमा पर हम जानते ही हैं कि क्या बीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधर्म में कौन सा उपसर्ग होगा? तो धर्म अलग हो जाता है और अ अलग हो जाता है, तो इसमें अ उपसर्ग लगा है। और आगे चलते हैं और क्या बोल रहा है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है बात है और आई अलग है। तो लिखाई ये जो प्रत्यय है। ठीक, अब अति सुधो स्नेह का मार्ग है जही नेकु सयानप वाक्य नहीं। यानी यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है ये घनानंद की है। इस पंक्ति को घनानंद ने कहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं ये क्या बोल रहा है कि नलिन विलोचन का शर्मा का जन्म जब कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। चलिए हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि चंद्र बरदाई हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। और क्या बोल रहा है सबको याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए इसको क्योंकि ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांवल दैया खाली स्थान भाषा के सफल कहानीकार हैं। सांवल तो वे राजस्थानी भाषा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों का जो भूमिका निर्णायक रहा है। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो था वो एक जुआरी था। ये आप सब जानते हैं, उस कहानी के माध्यम से हम सबको यह पता चला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो रोटी ताज़ी है, बाकी के सब गलत हैं क्योंकि आज के ताज़ी खबर नहीं होता, ताज़ा खबर होता है। दाल अच्छा नहीं अच्छी होती है और हवा बहता नहीं बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि लेखक के घर में मछली कौन खाता। तो जो पिता थे वो लेखक के घर में मछली खाते थे। चलिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। लेखक का जो रिश्तेदार था वो पैसे चुराने का बहादुर पर आरोप लगाया था, जिसके बाद से बहादुर घर छोड़कर चला गया था। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु के पाठ के लेखक कौन है। तो ई रैनर मरिया रिल्के हैं। रैनर मरिया रिल्के जो है इस पाठ के लेखक है, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो चलिए, ये सभी के सभी तत्पुरुष समास हैं और चौराहा जो है ये तत्पुरुष नहीं है। ये 25 नंबर का जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है अव्ययी भाव समास खाली स्थान शब्द प्रधान होता है। यानी अव्ययी भाव समास में कौन सा पद यहाँ पर पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। चलिए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी है ये जाति प्रथा के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ी है। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें शुद्ध शब्द जो है अभिलाषा है और बाकी के शब्द गलत हैं, आप मिला लीजिए। चलिए, घनानंद कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं। तो ये रीति मुक्त काल के हैं। किस काल के हैं। तो रीति मुक्त काल के। चलिए, आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म से ही कौन पागल था। जन्म से ही कौन पागल था। तो जन्म से जो थी पपाती पागल थी। पपाती जो पागल है, ठीक है। चलिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना कर दिया। जो लेखक है उसको मछली खाने से उनकी माँ ने मना कर दिया कि मछली नहीं खाओ। पंडित बिरजू महाराज जो कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो पंडित बिरजू महाराज अभी 9.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोला। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। बहुत ही मनभावन पाठ है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं श्रीनिवास हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से वधुत्सव जो है वधुत्सव, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए, ललित निबंध इनमें से कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। चलिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, यानी इस पाठ के केंद्र में कौन है। तो इस पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है। चलिए, सर्वनाम का भेद है। इसमें से सब में से सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसमें से सब में से संबंधवाचक जो है सर्वनाम का भेद है, क्योंकि द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तीन बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन है। तो 3 बेटे की माँ सीता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है तो वह जो है सर्वनाम है अच्छा नहीं है, मोहन नहीं है, माता पिता सर्वनाम नहीं है। चलिए, क्या नाम है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ है उसका नाम जनतंत्र का जन्म है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वंद्व समास है। इसमें से द्वंद्व समास दिन और रात है, ठीक है। तो इसमें से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास तो दिन रात है। दिन रात जो है द्वंद्व समास है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें आप देख ही सकते हैं, ये तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, बाकी सबके द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है तो ये देहाकोश, यानी देहाकोश जो है सरहपाद की कृति है। चलिए, 44 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कविता नहीं है, यानी इसमें से कौन जो है कविता नहीं है। तो इनमें से नौबत खाने में जो इबादत है ये कविता नहीं है, बाकी सब कविते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है।
तो इसमें से प्रविशेष जो है ये विशेषण में नहीं देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पर आया है कि जो तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो पहला जो तार सप्तक का संपादन किए थे अगय जी ने, और दूसरा तार सप्तक का जो संपादन किए थे शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। चलिए तो इसको याद रखिए, अगय जी ने, ये आपको आगे पढ़ना है शमशेर बहादुर जी के बारे में, और इसको याद रखिए तार सप्तक के बारे में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इस पाठ को आप जानते हैं अच्छे तरह से, मदन ने इसमें तोड़ा था। जारशाही खालिस्तान में थी, तो वो सोवियत रूस में थी। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप पहले ही उस VVI क्वेश्चन को जान लें। चलिए धन्यवाद।